फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन की क्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पराग कोश। पराग कोश में पाई जाती हैं प्राथमिक बीजाणु जन्य कोशिकाएं जो होती हैं 2n द्विगुणित होती हैं। इन कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती यहाँ पे कोशिकाएं बनती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो 2n होती हैं द्विगुणित। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन और जिसके द्वारा लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण होता है यानी कहने का मतलब है परागकोश में प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित, उनमें होता है समसूत्री विभाजन जिसके द्वारा बनती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित, और इन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसके द्वारा 4 लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। यानी लघु बीजाणु जनन की क्रिया का मतलब क्या है? लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया वो कहलाती है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी में यानी लघु बीजाणु जनन की क्रिया है वो संपन्न होगी लघु बीजाणु धानी में। मैंने बताया था लघु बीजाणु धानी क्या है? जो परागकोश है, जो परागकोश होता है वो द्विपालित होता है और 2 पालियां पाई जाती है। प्रत्येक जो पाली है उसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं और इन प्रकोष्ठों को ही कहा जाता है लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। यानी लघु बीजाणु धानी की जो क्रिया है, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया है वो संपन्न होगी। जो लघु बीजाणु हैं वो 4-4 के समूह में पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं चतुष्क। यानी लघु बीजाणु हैं वो केलोस नामक पदार्थ के द्वारा ढके रहते हैं या केलोस नामक पदार्थ के कारण वो आपस में चिपके रहते हैं। इन 4-4 के समूह को कहा जाता है चतुष्क। आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उन पादपों में 5 प्रकार के चतुष्क होते हैं। सबसे पहला जो चतुष्क है वो है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय चतुष का मतलब क्या है? देखो, एक दो तीन लघु बीजाणु हैं वो तो सामने पाए जाएंगे और एक लघु बीजाणु है वो इनके पीछे पाया जाएगा। इसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय यानी लघु बीजाणुओं की जो व्यवस्था क्रम है वो चतुष्क कहलाता है और ये जो चतुष्क है वो पाया जाता है अधिकांश डाइकोट प्लांट में। दूसरा होता है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक समद्विपार्श्विक चतुष्क का क्या मतलब होता है? समद्विपार्श्विक चतुष्क का मतलब होता है कि चारों लघु बीजाणु हैं वो एक ही तल में पाए जाते हैं। ये जो व्यवस्था है ये कहलाती है समद्विपार्श्विक और ये समद्विपार्श्विक चतुष्क है वो पाए जाते हैं अधिकांश मोनोकोट प्लांट में। अधिकांश मोनोकोट प्लांट में। तो ये चतुष्क के 2 प्रकार हो गए, चतुष्फलकीय और समद्विपार्श्विक। इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट इसमें हम लेते हैं और वो आता है तीसरा पॉइंट क्रोसित।
देखो 3 लघु बीजाणु हैं, 1 2 3, ये 3 लघु बीजाणु हैं और एक लघु बीजाणु पीछे है इनके। ये 2 लघु बीजाणु हैं, वो 2 लघु बीजाणु हैं, वो समकोण पर स्थित होते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रोशित चतुष्क बोलते हैं, और ये पाए जाते हैं मैग्नोलिया में। चौथा आता है टी आकार, टी शब्द, टी आकार के चतुष्क। टी आकार के चतुष्क का मतलब क्या है? देखो 2 लघु बीजाणु, 3 और ये 4 लघु बीजाणु टी आकार के पाए जाते हैं। टी आकार के जो चतुष्क हैं वो अरिस्टोलेकिया में पाए जाते हैं। और चौथा लास्ट उदाहरण आता है लाइनर, यानी रेखीय चतुष्क। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी रेखीय क्रम में 4 लघु बीजाणु है वो पाए जाते हैं। हेलोफाइलम में पाए जाते हैं रेखीय क्रम में। उदाहरण है हेलोफाइलम। तो ये 5 प्रकार के चतुष्क हैं, वो आवर्त विधि पादपों में पाए जाते हैं। ये पहला टॉपिक था हमारा लघु बीजाणु जनन। अब हम पढ़ते हैं परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन है वो किस प्रकार से होता है? परागकोश का स्फुटन। आपको पहले परागकोश की स्ट्रक्चर में आपको बताया था, परागकोश के या लघु बीजाणु धनु की जो संरचना उसमें 4 परत पाई जाती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, दूसरी जो परत होती है उस परत का नाम होता है एंडोथीसियम, तीसरी मिडल लेयर और चौथी होती है टेपिटम। हम बात करते हैं एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम या अंतःथीसियम बोलते हैं हिंदी में। एंडोथीसियम है, उस परत में अल्फा सेलुलोज का जमा पाया जाता है, और अल्फा सेलुलोज का जमा पाए जाने के कारण से ये परत है वो आर्द्रताग्राही होती है, और वायुमंडल से ये नमी को क्या करती है? अवशोषित करती है नमी को, और जिसके कारण से ये परत है वो फूल जाती है। एंडोथीसियम क्या होता है? मैंने अभी दोबारा देखो, जो परागकोश की संरचना है उसमें दूसरी परत है एंडोथीसियम, अंतःथीसियम। अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है, आर्द्रताग्राही होती है, जिसके कारण वायुमंडल से नमी को ग्रहण करती है। वायुमंडल से नमी को ग्रहण करके ये फूल जाती है, और वातावरण में तापमान बढ़ने पर जल की कमी हो जाती है और शुष्क हो जाती है ये, और शुष्क होने पर परागकोश का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है। यानी परागकोश का जो स्फुटन है वो ओस्ट सेल से होता है, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमियम से होता है। परागकोश का स्फुटन है वो ओस्ट कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। यानी परागकोश का स्फुटन का मतलब होता है परागकोश के फटने की जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं परागकोश का स्फुटन बोलते हैं। अब हम इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक है वो होता है पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर, परागकण की संरचना। परागकण की जो संरचना है वो कैसे होती है? परागकण में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। परागकण की जो संरचना है वो इस प्रकार की पाई जाती है। पोलन ग्रेन्स की जो संरचना है इसमें जो सबसे बाहरी लेयर है वो है एक्साइन। सबसे बाहरी जो परत है वो एक्साइन बाहरी परत है, और इस परत के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का आवरण है वो पाया जाता है।
परागकण की जो संरचना है उस पर स्पोरोपोलिनिन का आवरण पाया जाता है, और ये जो स्पोरोपोलिनिन है पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, और इसी के कारण से जो परागकण है वो लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, यानी जीवाणुओं द्वारा इनका जैविक अपघटन नहीं होता है। दूसरा इंटाइन, आंतरिक परत है, इंटाइन या अंतर स्तर कहलाती है। ये अंतर स्तर है, ये पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। जो इंटाइन है पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, और ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। यहाँ जो एक्साइन है इसमें पाए जाते हैं ज्वरमपोर या जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे पोलन ट्यूब है वो बाहर निकलती है। यहाँ ये जो सेल है ये है रिप्रोडक्टिव या जनन कोशिका, और दूसरी होती है वेजिटेटिव या कायिके कोशिका। रिप्रोडक्टिव सेल जनन कोशिका, और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। दो कोशिका पाई जाती हैं अंदर की ओर। जनन कोशिका है वो आकार में छोटी है, अगुणित है, और कायी कोशिका है वो आकार में बड़ी होती है। ये जो संरचना है वो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स परागकण की संरचना है, और अधिकतर जो परागकण होते हैं वो परागकण है वो अलग अलग माध्यम के द्वारा उड़कर दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब है परागकण, कुछ परागकण ऐसे भी होते हैं जो मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जैसे पार्थेनियम कांग्रेस घास है, ये मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।